नरेंद्र मोदी जी आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और जिस बात को वो छाती ठोक ठोक करके अलग अलग मंचों से बोलते रहे हैं, अब कम से कम उस बात को वो मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के तो नहीं कह पाएंगे और कायदे से अब राजस्थान के अंदर भी और कायदे से देश के अंदर कहीं पर भी अब नरेंद्र मोदी जी को परिवारवाद के बारे में बोलना छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसी एक खबर आपको दिखाने वाला हूं। आज नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका जरा आप ये देखिए एक बार जरा, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है? ये नोटिफिकेशन क्या है? ये नोटिफिकेशन मोदी जी के मुंह के ऊपर बीजेपी ने ही एक तरह से ताला बंद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि नरेंद्र मोदी साहब अब आप परिवारवाद के बारे में मत बोलिए। क्या हुआ है? ये नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के पूर्व भाजपा के सीएम येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह खबर आप देख लीजिए। तो किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है वो अलग अलग मंचों से अभी तक और खास करके राजस्थान के अंदर बोलते रहे परिवारवाद को लेकर के, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सीएम येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब देखिए खबर दिखाता हूं मैं आपको। ये आज से सिर्फ 4 दिन पहले का, केवल और केवल सिर्फ 4 दिन पहले का आज का यह अखबार है, जब नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि यहां पर 2 नेता, कांग्रेस के 2 बड़े नेता, वो अपने बच्चों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। ये 6 तारीख का अखबार है, सोमवार 6 तारीख का अखबार है और ये खबर मैंने तब भी आपको दिखाई थी। 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी इस बात को बोलते, सिर्फ 4 दिन पहले, और नरेंद्र मोदी जी की बात वो 4 दिन भी पैर नहीं चली आगे हो करके और 4 दिन के अंदर धराशायी हो गई। वीडियो भी है आगे, बाकायदा आपको वीडियो सुनाऊंगा। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं और मध्य प्रदेश में अभी 4 दिन पहले आकर के वो क्या बोले। सोचिए क्या मजबूरी रही होगी नरेंद्र मोदी की। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि बीजेपी के अंदर ऐसे कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी की फजीयत कराने पर तुले हुए हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी में ऐसा कौन से लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की फजीयत कराने पर तुले हुए हैं, इस पर मैं आपको आगे जवाब दूंगा। लेकिन पहले जरा सुनिए। 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अंदर परिवारवाद को लेकर के, कमलनाथ के बेटे को लेकर के और दिग्विजय सिंह के बेटे को लेकर के क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के 2 बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं।
जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है, वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? 4 दिन पहले ये बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी, आपको लगता है कि कर्नाटक में जो पार्टी के अध्यक्ष बने होंगे तो मोदी जी को खबर नहीं रही होगी? एक वीडियो में आपको और सुनाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब परिवारवाद को लेकर के देश की लाल किले की प्राचीर से क्या बोल रहे थे। देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी, इसी साल का ये वीडियो है, सुनिए। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। अब बताइए आप, नरेंद्र मोदी जी को क्या हक है कि वो परिवारवाद के बारे में बोले? राहुल गांधी को लेकर के नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये राहुल गांधी तो शहजादा है। हालांकि उन्होंने अब शहजादा बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने भारत यात्रा की है, 3,500 किलोमीटर देश की सड़कों को नापते नापते एक एक राज्यों से होते हुए जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर गए, तो उसके बाद में अब शहजादा शब्द जो है उन्होंने बोलना छोड़ दिया है। लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि राजनीति के अंदर कोई तो पैमाना ऐसा होना चाहिए जिसको लेकर के कम से कम आप ये कह सके कि हाँ, हमने जो बात कही है उस बात पर हम टिके रहे। कोई तो ऐसी बात हो, कोई तो ऐसा पैमाना हो। और आप अपनी बात को 4 दिन भी नहीं चला सकते हैं। भाई, आपके सामने क्या मजबूरी है? आपको ऐसे क्या बहुत बड़ी जो है वो भयंकर तरीके से आपके ऊपर आपदा आन पड़ी है कि आप अगर ये नियुक्तियां नहीं करेंगे, फला नेता को या फला नेता के बेटे को वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, तो कौन सी आफत आ जाएगी? समझिए जरा इस खेल को। येदियुरप्पा वो फैक्टर है जिसकी वजह से आज बीजेपी कर्नाटक के अंदर विपक्ष में बैठी हुई है। अगर येदियुरप्पा को बीजेपी पूरी तरह से आजाद करके अगर चुनाव में जाती तो हो सकता है कि कर्नाटक के चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन येदियुरप्पा को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, हालांकि मैं आपको एक बात और बताता हूं, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को आज जिस तरह से पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चुनाव से पहले भी जब येदियुरप्पा ने संन्यास का ऐलान कर दिया था, उस वक्त में भी अमित शाह ने खूब मनाने की कोशिश की थी येदियुरप्पा को, और येदियुरप्पा के सामने ही येदियुरप्पा के बेटे को आगे करके फूल गुलदस्ता दिलवाने का काम किया था। लेकिन वो एक भी चीज काम नहीं कर पाई। लोगों को पता चल गया था कि येदियुरप्पा को साइडलाइन किया जा चुका है, और येदियुरप्पा के जो समर्थक थे वो इस बात को मान रहे थे कि येदियुरप्पा को साइडलाइन किया गया, मतलब बीजेपी को अब टाटा बाय बाय कह दो। येदियुरप्पा के जितने लोग थे वो बैठ गए, साइलेंट हो गए, अपने घर पर हो गए। और उसके बाद में जो नतीजा हुआ वो अपने सामने है। नतीजे में देखा कि कैसे कांग्रेस की वहां पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और बीजेपी विपक्ष में बैठ गई। दूसरी बात यह रही कि लिंगायत का जो वोट है वो भी येदियुरप्पा का जो वोटर माना जाता रहा, वो भी कांग्रेस की तरफ चला गया। अब मध्य प्रदेश में जो है जिस तरह से चुनावी समीकरण दिख रहे थे, उसको लेकर के मोदी जी के सामने कुछ बहुत ज़्यादा मैदान में है नहीं बोलने के लिए। अब इसीलिए उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है, उनके जो भाषण लिखता है, उन्होंने जो है वो ये सोचा कि हाँ भाई, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है और दोनों के 2 बेटे हैं, और इसलिए दोनों के बेटों को परिवारवाद के साथ में जोड़ करके एक लाइन लिख दी जाए, और उस लाइन के ऊपर जो है मोदी जी 5-7 मिनट 10 मिनट अपना बोल करके काम चला लेंगे। एक रैली में तो उनका भाषण कम से कम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। लेकिन किसके बेटे नहीं है? क्या कैलाश विजयवर्गीय का बल्लेबाज बेटा आकाश विजयवर्गीय वो मध्य प्रदेश के लोगों को पता नहीं है? क्या शिवराज सिंह चौहान के बेटे उनके पीछे खड़े नहीं रहते हैं? अभी वो राजनीति में चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि उनके आगे की राजनीति
क्या होने वाली है? और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप बताइए, सिंधिया के लड़के क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? और क्या अलग अलग मंचों के ऊपर वो दिखाई नहीं दिए हैं? अभी बीजेपी में क्या है कि बीजेपी में आपको 5-10 साल के बाद में परिवारवाद खुल करके दिखेगा। भाई शिवराज सिंह चौहान के बेटे जो है वो खुल करके आपको दिखाई देंगे किसी न किसी सीट से विधायक सांसदी का चुनाव लड़ते हुए। ऐसे ही जो है वो सिंधिया के बेटे, ऐसे ही जो है वो अमित शाह के बेटे। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी के परिवार को जो है वो आप आगे नहीं बढ़ा पाए, या योगी आदित्यनाथ जो है वो परिवार में शादी नहीं किया, तो कुछ, या मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के अंदर, उन्होंने शादी नहीं की। तो ये कुछ नेता जिनके बारे में परिवारवाद की चीज नहीं चल पाएगी, क्योंकि परिवार है ही नहीं, परिवार में और सदस्य है ही नहीं जो राजनीति में या किसी तरह से किसी और क्षेत्र के अंदर आ सके। अमित शाह के बेटे जय शाह के आज राजनीति में नहीं है, मतलब राजनीति में नहीं है, लेकिन वो राजनीति की धुरी में सब कुछ है। ये लोगों को पता है कि अमित शाह का बेटा आने वाले समय में किसी न किसी जगह से, और हो सकता है कि अमित शाह की ही सीट से जो है वो सांसदी की दावेदारी ठोके। अब राजनीति में ना होते हुए राजनीति की धुरी के अंदर वो जरूर है। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री वो अमित शाह के बेटे जय शाह को हल्के में ले सकता है? और नेता बीजेपी का तो छोड़िए, बाकी और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो लोग हैं क्या वो हल्के में ले सकते हैं? और ये बगैर राजनीतिक रसूख के हो रहा है क्या? और अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अमित शाह के बेटे का रसूख इसी तरह से होता? और अगर कल को कांग्रेस की सरकार होगी तो क्या ये रसूख इस तरह से रहेगा? तो ये सारी चीजें हैं। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बेटों को लेकर के यहाँ पर बोलते रहे, क्या वो दोबारा अब जनता के बीच में जब जाएंगे तो फिर वो इस बात को दोहरा सकते हैं? और एक बात मैंने बीच में छोड़ी थी जिसको मैंने कहा था आगे बताऊंगा। बीजेपी के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की फजीयत कराने पर तुले हुए हैं? ये जो फैसला आज लिया गया है कि येदियुरप्पा के बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, ये फैसला 4 दिन बाद में भी लिया जा सकता था। 4 दिन बाद में यानी कि 3 दिसंबर के बाद में। 3 दिसंबर को चुनाव खत्म हो जाते। भाई चलिए, चुनाव के बाद में नहीं तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना था, तो 30 तारीख को आखिरी तेलंगाना की वोटिंग हो रही है, और 30 तारीख के बाद में आप 1 दिसंबर को फैसला ले देते। 3 तारीख को जो है वो चुनाव की तैयारी की खबरें आ रही होती और लोग उसी में व्यस्त होते, एग्जिट पोल ये वो, उन्हीं में लोग खोए रहते। बीच में से खबर निकल जाती, इस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन अब हो सकता है कि राहुल गांधी इस बात का जिक्र करें, हो सकता है कि प्रियंका जो है इस बात का जिक्र करे, या और कोई नेता जो है वो जिक्र करें। तो कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की फजीयत करवा करके कांग्रेस को जो है वो नंबर देना चाह रहे हैं, कांग्रेस को जो है वो इस पर खेलने का मौका देना चाह रहे हैं? इस बात को भी जरा समझिए। क्या बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को निपटाने पर लगा हुआ है? ये सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो इसी तरह की जब खबरें आती है तब पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कोई बड़ा तबका तो नहीं है जो निपटाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली से अभी करीब करीब जो है वो 4 से आप मान करके चलिए 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता पहले जो है वो कमर्शियल जो सिलेंडर है उसका दाम 100 रुपये बढ़ा दिया गया। होली आती है तो दाम बढ़ा दिया जाता है। तो कौन लोग हैं जो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको जो है वो नाराज करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए जब जब बड़ा त्यौहार आता है तब तब जो है महंगाई का झटका दे देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक चीज आप और देखिए, चुनाव में जो मोदी जी जो बात कह रहे हैं कि ये अपसेट करने के लिए कांग्रेस के 2 नेता अपने बेटों को सेट करने के लिए लगे हुए हैं, इस तरह की बात जो कह रहे हैं, जमीन पर ये बातें दिखाई नहीं देती है। आज मैंने यही बातें जो हैं वो, आज हम लोग पन्ना के अंदर थे, मध्य प्रदेश के पन्ना में थे हम लोग, और उससे पहले कटनी में थे। लगातार हम लोग घूम रहे हैं, करीब जो है वो 16-17 जिले जो है हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि 16-17 जिले किसी और चैनल पर या किसी और रिपोर्टर ने मध्य प्रदेश के जो है वो किए होंगे। हम लोग लगातार घूम रहे हैं, एक शहर से दूसरा शहर, कहीं एक शहर में जा करके होटल लेकर के वहाँ पर डेरा नहीं डाल रहे हैं। खैर, मैंने आज कटनी के अंदर और पन्ना के अंदर इन दोनों सवालों को उठाया और पूछा
कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए हैं। लोगों का जो जवाब था वो आपने सुना होगा, वीडियो आपने देखी होगी ग्राउंड रिपोर्ट की। लोग ये कह रहे हैं कि कमलनाथ के बेटे और दिग्विजय सिंह के बेटे का अगर मोदी जिक्र कर रहे हैं तो अमित शाह के बेटे का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब असर डालती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये चीजें बोल करके तो अब नरेंद्र मोदी अपना नुकसान करवा रहे हैं। वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो अमित शाह को एक्सपोज कर रहे हैं, वो बीजेपी के और दूसरे नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं। और वो लिस्ट तो मैं आपको दिखाना ही नहीं चाह रहा, उस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो बातें लोगों के दिमाग में रच बस गई हैं कि राजनाथ के बेटे कहाँ से टिकट पर विधायक हैं, अमित शाह के बेटे कहाँ पर हैं, पीयूष गोयल किसके बेटे हैं, देवेंद्र फडणवीस किसके बेटे हैं। फिर उसके बाद में परिवारवाद की पार्टी जो सिरे से परिवारवाद करती रही, उसके साथ में इनका गठबंधन कहाँ पर, हरियाणा के अंदर, पहले पंजाब के अंदर बादल परिवार के साथ गठबंधन, फिर उसके बाद ठाकरे परिवार के साथ जो शिवसेना के साथ इनका गठबंधन रहा, वो अब इनकी दूसरी चीज़ों की वजह से वो गठबंधन टूट गया, वो एक अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मोदी जी धीरे 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 अब अपने आप को एक्सपोज करते हुए चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ तब होता है जब आपके पास में कुछ होता नहीं है, आप पुरानी कैसेट को डालते हैं और पुरानी कैसेट को डाल करके धमाका करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धमाका नहीं, हवा निकल जाती है। हवा इसलिए निकल जाती क्योंकि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं कि भैया नई चीज़ तो है ही नहीं, वही पुरानी चीज़ बताई जा रही है। तो बहरहाल लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दिखाई रहे हैं आपको, आप देखते रहिए, बताइए और कहाँ कहाँ जाया जाए। और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप देख रहे होंगे तो आपको कितना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत बार, सारी की सारी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक बात अलग हो जाएगी, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाता है, लेकिन 90% जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग में इतना शानदार कंटेंट मिलता है, इतने शानदार लोग मिलते हैं और इतना शानदार तरीके से लोग अपनी बातों को रखते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं खुद भी बैठ करके और सारी वीडियो को एक बार देखूं। हालांकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए ज़रूर जो है वीडियो खोल करके कमेंट पढ़ता हूं नीचे आपके, और कुछ कमेंट को लाइक करने की भी कोशिश करता हूं जितने लाइक कर पाता हूं, कुछ को जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो के अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने पहले भी बताया, अगर आवाज़ नहीं आ रही है, वो दिक्कत आपको लगती है वीडियो के अंदर, आप एक बार वीडियो को बंद करिए, बंद करके दोबारा खोल लीजिए, आपको आवाज़ आने लग जाएगी। तो बहरहाल चुनाव के रंग के साथ साथ जो भी बड़ी खबरें होंगी वो भी आप तक पहुंचाता रहूँगा। हर प्रकार से आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश है। आप लोग लगातार जुड़े रहिए और यूं ही प्यार अपना देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको दबा लीजिए। उसका फ़ायदा यही होता है कि जैसे ही वीडियो यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अब चुनाव में काफ़ी बार ऐसा होता है कि वीडियो ज़्यादा डलती हैं तो नोटिफिकेशन 3-4 वीडियो की ही दिन में जाती है, बाकी नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो ऐसे में चैनल को आप बीच में आकर के खोल करके चेक करिए कि कोई वीडियो डली है या नहीं डली है, आपने देखी है या नहीं देखी है। अगर दिन में कोई वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, इधर उधर काम करते हैं, तो शाम को आकर के देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। बहुत मेहनत से, बहुत भाग दौड़ से हम लोग आप लोगों के लिए जो है खबरें बना रहे हैं, निकाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ज़रूर, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमें ये लगे कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं तो उस काम को आप लोग सराह रहे हैं, उस काम के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उस काम को आप लोग जो है वो देख रहे हैं। धन्यवाद।